हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। और जो सूक्ष्म शिक्षण है, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, एग्ज़ाम में सूक्ष्म शिक्षण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और आज हम जो पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षा चक्र, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली एग्ज़ाम में, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके सूक्ष्म शिक्षा चक्र से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने मिनट का होता है। तो आज और इनमें हर जो जितने चक्र हैं, चक्र में जितने स्टेप्स हैं, वो जो है कितने कितने मिनट के होते हैं। तो आज यही हम देखेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर बनने की, उसके लिए भी, और अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सूक्ष्म शिक्षण का टॉपिक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और भी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आसानी से देख सके, समझ सके और पढ़ सके। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारी सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल, ठीक है, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो ये स्टार्टिंग होती है हमारी पाठ योजना से। जनरली हमारा सूक्ष्म शिक्षण का जो टाइम पूछा जाता है कितने मिनट का होता है, तो 36 मिनट का होता है टोटल टाइम, ठीक। और ये जब हमारा जो शुरुआत हो रहा है पाठ योजना से, लेसन प्लान से, कभी भी जब भी हम कोई कार्य करते हैं दोस्तों, तो हम उसकी एक स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं, उसका एक प्लान बना के काम करते हैं। भाई, टीचिंग इतनी इम्पोर्टेंट जो है विषय वस्तु है, तो इसके लिए भी तो प्लान बनाना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस कार्य को, मतलब शिक्षण कार्य को करने से पहले हम एक पाठ योजना तैयार करते हैं। पाठ योजना तैयार करते समय बहुत ही छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख के करना पड़ता है। जैसे कि इसके पहले वाले जो है 2019 का अगर देखा जाए, जो टेट हुआ था, तो उसमें आपके पाठ योजना से संबंधित सारे स्टेप्स पूछ लिए थे। तो देखिए, हमने आपके पढ़ो बड़ो चैनल में लेसन प्लान का एक वीडियो बना के दिया है आपको, आप उसको देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे। आप चाहें तो उस पाठ योजना को देख के अपनी जो है एक तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं। और पाठ योजना कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें कंटिन्यू आप देखेंगे, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, पसंद आए तो उसे भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, जैसे हमने बताया कि प्री प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं। मीन्स कि कोई, अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने के पहले उसका स्ट्रक्चर की हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मतलब कि प्लान बना लेते हैं कि भाई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल कितना खर्च आएगा, कितना एक्सपेंसिव होगा, कितना उसमें मज़दूर लगेंगे, उसमें कितने और भी रॉ मटेरियल लगेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें लेखा जोखा ले लेते हैं प्लान के थ्रू, तब उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। तो वैसे ही टीचिंग जब करते हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एक पाठ योजना बनाते हैं। टीचिंग का सबसे पहला स्टेप पाठ योजना होता है, और पाठ योजना का सही और अच्छा बनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी टीचिंग अच्छे से हो सकती है। क्लियर? तो देखिए, पाठ योजना जो लेसन प्लान है, उसको बहुत ही सावधानी से बनाते हैं। उसमें जो भी प्रश्न आप रखते हैं, बहुत ही सरल, स्पष्ट, छोटे और बच्चों के लेवल के होने चाहिए, और छोटे वो क्वेश्चन एक उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और प्रश्न के साथ जो उत्तर, और उत्तर के साथ प्रश्न भी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, फिर आप प्रस्तावना जो है आपका प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो तो आप लेसन प्लान में देख लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं आज हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र, आज यही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेसन प्लान पहले हम बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे, ठीक है, टीचिंग करेंगे। और ये टीचिंग हमारे 6 मिनट का होगा, ठीक है। जब हम टीचिंग कर लेंगे तो उसकी प्रतिपुष्टि लेंगे, मीन्स की फीडबैक लेंगे। फीडबैक भी हमारा 6 मिनट का ही होगा।
अब आप कहेंगे फीडबैक कैसे लेंगे, तो जो हमने टीचिंग किया है जिस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को, तो उसे जो हमने मतलब मान लीजिए जो भी पैरा हमने पढ़ाया बच्चों को, उसी से संबंधित हम क्या करेंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन कुछ पुटअप करेंगे बच्चों से, 1 या 2 बोधात्मक प्रश्न पुटअप करेंगे। बच्चे अगर अच्छे से प्लान मतलब पढ़े हैं, टीचिंग किए हैं, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने हैं, तो आपने जो भी उनको समझाया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, वो उससे संबंधित प्रश्न जो वो अपने पूछा है बोधात्मक प्रश्न, तो उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तो आपको प्रतिपुष्टि सकारात्मक मिल जाती है। लेकिन अगर बच्चे अगर उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को डांटेंगे, पीटेंगे, भगा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं करना है, और नहीं करिएगा। आप लोग एक अच्छे शिक्षक की तरह अपने अंदर एक पेशेंस रखिएगा और अपने अंदर जो है वो शिक्षक के गुण लाइएगा, जो हर एक स्तर के बच्चों को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके और ज्ञान प्रदान कर सके। ठीक है, तो आपको पता है, ये भी हमने टेक्निक आपको बताई है कि हर एक लेवल के बच्चे तो मिलेंगे आपको क्लासरूम में, और उनके मेंटल लेवल को देखते हुए आप उनके हिसाब से उनको पढ़ाएंगे। एक बार में नहीं तो दोबारा, दोबारा में नहीं तो तीसरी बार। एक उदाहरण से नहीं समझ में आता है तो दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण से समझ में आता है तो तीसरा उदाहरण, तीसरे से नहीं समझ में आता है तो दूसरी कोई और आप युक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन बच्चे को सिखा के ही आपको मानना है। ठीक, तो ये तो मेरा ये तरीका हो गया एक अच्छे टीचर के। लेकिन यहाँ पे जब हम चक्र जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या है, स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना है। ठीक है, तो हमने बच्चों का फीडबैक लिया, तो बच्चों ने मान लीजिए कि अच्छा फीडबैक दिया, तब तो हम समझेंगे कि हमारी टीचिंग भली भांति हो गया, गुड एंड वेल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे निरुत्तर हो जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो भाई उसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा, रीप्लान करना होगा, पुनः योजना बनानी पड़ेगी। वो योजना फिर 12 मिनट का बनाएंगे, उसको अच्छे से जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उसमें सुधार करेंगे, जो भी उसमें और भी कौशल का प्रयोग करेंगे, और भी सिद्धांतों को डालेंगे, और भी विधियों का प्रयोग करेंगे, और भी विधियों का प्रयोग करेंगे, और भी युक्तियों को डालेंगे, और भी अप्रोचेज उसमें अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारे टीचिंग अच्छे से हो जाए। भाई टीचिंग योजना बना लिया तो फिर हमें पढ़ाना भी तो पड़ेगा, तो उसके बाद पुनः योजना के बाद फिर पुनः शिक्षण भी करेंगे, रीटीचिंग करेंगे, जो रीटीचिंग आपकी 6 मिनट की होगी। समझ में आया? अब ये रीटीचिंग करने के बाद टीचिंग करेंगे जब हम, तो फिर तो उसका फीडबैक लेंगे दोबारा, तो पुनः प्रतिपुष्टि लेंगे, मीन्स की री फीडबैक लेंगे। ये भी हमारा 6 मिनट का होगा। तो देख रहे हैं कि टोटल मिला के हमारा 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट और 6 मिनट कुल मिला के हमारा क्या होगा, 36 मिनट का हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र हुआ। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आप चुपचाप बिना सोचे समझे कहेंगे कि 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है। ठीक है, मतलब शिक्षण चक्र जो है। ठीक है, और ये जो है ये डायग्राम अपने दिमाग में रखेंगे और इसी हिसाब से आपको रिप्लाई देना रहेगा। क्लियर? अब चलिए आ जाइए कि जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं तो आपसे गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं भाई कि कौन कौन सी सावधानियां हैं हमें जो तो देखिए, सावधानियों में पहली जो हमारी सावधानी होती है, अभ्यास हेतु कक्षा का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो उसके अभ्यास के लिए कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, मतलब कि उसमें कम बच्चे होने चाहिए। छोटा का आकार का मतलब ये नहीं है कि भाई हम ले जाके किसी गोदाम में या छोटे से किसी स्टोर रूम में बैठा दिए ना, ये नहीं। क्लास बड़ी होगी लेकिन स्ट्रेंथ छोटी होगी। समझ में आया? जैसे बताया 10 से 15, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 बच्चे। ठीक। अब दूसरी सावधानी क्या बरतनी है भाई, कि समय संबंधित शिक्षण कौशल के घटकों को ही आधार बनाना चाहिए। जब हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं तो उस समय उसके समय से संबंधित जो भी शिक्षण कौशल है और जो उनके घटक हैं शिक्षण कौशल के, ठीक है, तो घटकों को ही आधार बनाना चाहिए। मतलब शिक्षण कौशल तो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, मुख्यतः हमारे 10 शिक्षण कौशल हैं। ठीक,
तो इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे कौन कौन से शिक्षण कौशल हैं। और कुछ बच्चों को तो हमने बता ही रखा है जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो इन घटकों को आधार बना के हम शिक्षण करेंगे भाई। कौशल का प्रयोग करना माइक्रो टीचिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, और कौन सी सावधानी बरतनी है हमें। एक समय में केवल एक ही कौशल सिखाया जाएगा। जब भी हम टीचिंग करेंगे तो एक समय में एक ही कौशल का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि हम दाल भी, चावल भी और सब्जी भी और आटे को भी मिक्स करके अगर हम कुछ व्यंजन बना देंगे तो वो ना खाने लायक रहेगा ना फेंकने लायक रहेगा। तो वैसे ही हमारी टीचिंग में भी ऐसी खिचड़ी पका दिया जाएगा तो वो टीचिंग हमारी बहुत ही बेकार टीचिंग हो जाएगी, अच्छी टीचिंग नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए एक समय में केवल एक ही कौशल को क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अब देखिए, दूसरी सावधानी क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना है। जैसे हमने आपको बताया कि जब भी हम अच्छा टीचिंग करना है, हमें अच्छी माइक्रो टीचिंग करनी है तो उसके लिए एक अच्छा लेसन प्लान भी हमें तैयार करके रखना होगा। ठीक है, फिर कह रहा है अच्छा भाई लेसन प्लान अच्छा तैयार होगा तभी तो अच्छी टीचिंग होगी ना हमारी। हाँ, तो अब देखिए, पाठ से पूर्व शिक्षण कौशल का निर्धारण करना है। जब भी हम पाठ का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उससे पहले हमें कौन से शिक्षण कौशल का प्रयोग करना है उसका निर्धारण हमें पहले ही कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित विषय वस्तु का शिक्षण समय जो है अधिक से अधिक 10 से 12 मिनट का होगा। मतलब कह रहा है कि किसी भी विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण का हम क्या करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित कभी भी पाठ्य वस्तु का शिक्षण का जो समय होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का होगा। ठीक है, तो इस तरह से समय का भी हम ध्यान रखेंगे। और प्रशिक्षण तथा शिक्षण उद्देश्यों की विशिष्टता स्पष्ट की जानी चाहिए। जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो ये एक तरह से क्या करते हैं, प्रशिक्षण के दौरान करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि प्रशिक्षण तथा शिक्षण उद्देश्यों को, प्रशिक्षण करते समय और शिक्षण के उद्देश्यों को विशिष्टता स्पष्ट की जानी चाहिए कि हम भैया किस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, हमारा प्रकरण क्या है, प्रकरण का उद्देश्य क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक का उद्देश्य क्या है। इन सारी चीज़ों को लेके हम स्पष्ट रूप से जानकारी रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ निरीक्षण प्रपत्र पर छात्राध्यापक को हस्ताक्षर करवाना चाहिए। अर्थात जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं जो टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करते समय उनके सामने क्या रहेगा, उनके क्लासरूम में बच्चे तो रहेंगे ही, एक निरीक्षक भी रहेगा। निरीक्षक कौन रहेगा भाई, जो उनके टीचर रहेंगे, जो उनके अध्यापक रहेंगे। तो वो निरीक्षक का भी आप अपना टीचिंग करते समय आपके पास एक प्रपत्र होगा और आप उस प्रपत्र को अपने शिक्षक के सामने रखेंगे और वो शिक्षक निरीक्षक वो आपकी प्रतिपुष्टि के लिए, आपका फीडबैक के लिए, या आपने टीचिंग में क्या क्या सावधानियां बरती या आपने क्या क्या त्रुटियां की, क्या क्या गलतियां की, वो उस पर नोट डाउन करेंगे और उस पर उनका साइन होना भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि लास्ट हमारा जो सावधानी रखनी है वो कह रहा है कि छात्राध्यापक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेगा भाई, सभी शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, हम विषय वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसका गुण जानकारी, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए अपने विषय वस्तु से संबंधित, और साथ ही साथ जो भी वो जिस भी कौशल का प्रयोग कर रहा है उसमें उसे दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये भैया देखिए मोटा मोटी हमने कुछ सावधानियां बता दी, और आप भी अगर टीचिंग करेंगे तो इन सावधानियों के साथ ही करिएगा, तभी एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप उभर पाएंगे। मेरी शुभकामना आप सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं के साथ है कि आप लोग भी भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बनके अपने मार्ग को प्रशस्त करें और जो है अपने कह सकते हैं कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिए, समझिए और उसे नोट भी करते चलिए। अगर नोट करते चलेंगे तो वो ज्ञान आपके लिए बहुत ही स्थायी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।